हाँ भाई, इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि मॉडुलस फंक्शन का हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल एक्स प्लस थ्री, है ना। जल्दी से पहले रिकॉल कर लें। तो देखिए, इसका टर्निंग पॉइंट हो जाएगा आपको -3, है ना। तो ये -3 यहाँ रहा, है ना। और यहाँ से हम दो लाइन इस तरह से ले लेंगे, और इस लाइन का जो इक्वेशन होगा जस्ट यही हो जाएगा, क्योंकि -3 से अगर ज़्यादा कुछ हम रख दें, जैसे कि -1 रखें, तो -1 रखने पर भी ये क्या देगा, +2 देगा। तो +2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना। तो पॉजिटिव क्वांटिटी होने की वजह से ये जैसा है ऐसा ही बाहर आ जाएगा। तो ये इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल एक्स प्लस थ्री, ठीक है। और इस लाइन की इक्वेशन जो है जस्ट इसका निगेटिव हो जाएगा, x+3, और ये बाहर में एक माइनस ले लेंगे, है ना। अच्छा, बोर्ड ग्राफ की हम लोग बात कर रहे थे, इसे भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो बोर्ड ग्राफ में मान लीजिए कि आपका दिया है x+1, और प्लस में दिया है आपका x+4 दिया है, ठीक है। x+4 दिया है। तो यहाँ से हम देख लेंगे कि इसका जो टर्निंग पॉइंट है, एक आएगा आपको -1, है, और दूसरा जो आएगा आपका -4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एक लाइन इस तरह से डैश लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, -4 से -1 के बीच हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो टर्निंग पॉइंट होता है उसका हम डिफरेंस लेते हैं। तो टर्निंग पॉइंट देखिए, एक हमारा -1 है और दूसरा क्या है, -4। तो जब डिफरेंस लेंगे तो जो इसमें बड़ा वाला है, ठीक है, तो बड़ा वाला इसमें है -1, इसमें से हम घटा देते हैं किसी छोटे वाले को, तो छोटा वाला आपका -4 हो गया, तो ये इक्वल हो जाएगा आपका +3, ठीक है। तो ये जो इनके बीच में लाइन होगा ना, तो ये y इक्वल 3 का हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम -1 के आगे की बात करेंगे, तो पहले से हम इस लाइन को हम खींच लेते हैं, बस इसका इक्वेशन हमें लिखना है। तो इसके इक्वेशन को लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि -1 से अगर आगे की हम कोई भी वैल्यू लेते हैं तो ये पॉजिटिव होगा, तो सिंपल क्या है, ये ऐड हो जाएगा। तो ये ऐड हो जाएगा y इक्वल 2x प्लस का 5, ठीक है। और इधर की जो वैल्यू हो जाएगी y इक्वल हो जाएगा माइनस के साथ 2x प्लस 5, ठीक है। चलिए, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। हाँ, तो इसके बाद हम लोग ग्राफ की बात कर रहे थे कि अगर हम कोई भी फंक्शन हो तो उसका हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने का मैंने आपको 3 मेथड समझाया था। पहला आपका था वेवी कर्व मेथड, ठीक है। और एक और मेथड था जिसमें हम लोगों ने बोला था कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब आएगा, जो कैलकुलस में हम लोग यूज़ करेंगे, है ना। तो आपको हम लोगों का चल रहा था यहाँ पे वेवी कर्व मेथड। तो वेवी कर्व मेथड में जो है आपने सीखा था, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे कि y इक्वल 4x माइनस का 9x², ठीक है। तो इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करने जाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, वेवी कर्व में मैंने आपको बताया था, हम इसमें उसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं जो आसानी से फैक्टराइज हो जाए, ठीक है। तो इसे जब हम फैक्टराइज कर लेंगे तो माइनस का x अगर हम बाहर ले लें तो ये आपकी वैल्यू हो जाती है 9x माइनस का 4, ठीक है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो x की जो वैल्यू होगी, अगर हम इसे हम इक्वल टू 0 कर दे तो x की जो वैल्यू हो जाएगी ना, वो दो वैल्यू निकल के आएगी। एक आएगा x इक्वल 0 और दूसरा आएगा 4/9, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसे ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, x इक्वल 0 हमारा यहाँ हो गया, ठीक है। और x इक्वल 4/9 आपका है, 4/9 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, नंबर लाइन पे हम जिस तरह से प्लस माइनस असाइन करते थे, हम वैसे ही यहाँ असाइन कर लेंगे। तो देखिए, असाइन करने के लिए क्या करेंगे कि जैसे कि यहाँ पे हम पहले प्लस लेते थे, ठीक है, बट यहाँ पे हम प्लस ना लेकर माइनस लेंगे। देखिए, माइनस लेने का वजह ये है क्योंकि ये जो हमने यहाँ पे जो हमें ब्रैकेट्स मिले हैं, जिसमें फैक्टर मिला है, उसके आगे ऑलरेडी एक माइनस है। तो इस माइनस की वजह से हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, माइनस से। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो देखिए, पॉजिटिव वाले एरिया में हम क्या करते हैं, ग्राफ ऊपर की तरफ ड्रॉ करते हैं और निगेटिव में नीचे की तरफ। तो देखिए, पॉजिटिव ये है तो यहाँ से ये ऐसा आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका ग्राफ जो हो जाएगा y इक्वल 4x माइनस 9x² का, है ना। अब हमने रेंज की भी बात की थी उस दिन। तो रेंज में हमारा क्या हो जाएगा देखिए, रेंज आप जानते हैं कि ग्राफ की जो हाइट होती है ना y में, है ना, जो हाइट तो यही होगी ना, तो यही आपका रेंज होता है। और एक्सपेंशन जो x में होता है वो आपका डोमेन हो जाएगा। तो इसे देख के हम कह सकते हैं कि इसका जो डोमेन है, डोमेन जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा x बिलोंग्स टू पूरा का पूरा रियल नंबर, क्योंकि ये पूरे x में एक्सपैंड करेगा, ठीक है। अगर हम रेंज की बात करेंगे तो देखिए, इसका ये पीक पॉइंट है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट इसका क्या है, ये है,
सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है, ओके। और सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ है। तो हाईएस्ट पॉइंट जो ये y है ये एक्चुअल में होता है -d/4a होता है, ठीक है। देखिए तो -d/4a का मतलब हो गया, जैसे कि d होता है b² - 4ac, तो -d हो जाएगा 4ac 4, और इसके अगर a की बात करें तो इसे थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, -9x² और प्लस का 4x, ठीक है। और c के लिए 0 लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 4ac, तो a हो गया आपका माइनस का 9 हो गया, और c की वैल्यू हो गई यहाँ पे 0, है ना। 4ac और माइनस का होगा क्या आपका b², तो b² आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। और y हो जाएगा क्या 4a, तो 4 इंटू और a की जगह पे हो जाएगा माइनस का 9, ठीक है। तो देखिए इसकी वैल्यू जो आपको निकल, ये तो 0 हो गया ना, तो ये 0 हो गया, तो माइनस का ये हो गया आपको क्या माइनस का 16, और नीचे हो गया 4 माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 4 से ये 4 हो गया, तो ये हो गया 4/9। देखिए 4/9 ही आ गया। तो ये y की जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी ना, ये 4/9 होगी। तो अगर हम इसके रेंज की बात करें तो रेंज इसका हो जाएगा रेंज आपका इसमें हो जाएगा y, ठीक है। और y बिलोंग करेगा, देखिए सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है ना 4/9 है, और लोएस्ट पॉइंट जो है -इन्फिनिटी है। तो ये रेंज आपका हो गया -इन्फिनिटी से 4/9, ठीक है। तो इसे आप लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं और क्या देखना है। चलिए अब हम क्या करते हैं ना कि इसी वेवी कर्व मेथड से एक बेसिक सा फंक्शन आप ऑलरेडी जानते हैं, है ना। तो हम उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, और वो होता है y = x²। इसे आप जानते हैं, ये सीधा सा क्या होता है अपवर्ड पैराबोला होता है। इसे आप ऐसा समझ सकते हैं x - 0 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट्स है ना, यहाँ से आपको 0 की 2 वैल्यू मिलेंगी, मतलब कि x की जो वैल्यू होगी 0 और 0, यानी कि 2 0 होंगे, ठीक है। और ऐसे भी हमने देखा है कि अगर हम इसे ड्रॉ कर दें इस तरह से, तो आपका यही हो गया x = 0, ठीक है। और ये जो 0 आया है ना, ये 0 आपका आया है इवन ब्रैकेट से। तो देखिए इस साइड हम प्लस लेंगे, और चूंकि ये इवन ब्रैकेट से आया है तो आगे जब जाएंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अगर हमें इसे ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसे भी ऊपर की तरफ रखना है और इस साइड भी ऊपर की तरफ रखना है, तो इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसा ड्रॉ हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, सिंपल है, बेसिक सा फंक्शन है, इसको हम आसानी से वेवी कर्व मेथड से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपका है y = x² का ग्राफ, ठीक है। बात समझिए। अच्छा, अगर y = x⁴ होता तो तब भी ग्राफ ऐसा ही होता, बट ग्राफ थोड़ा सा क्या होता, ऊपर की तरफ भागता, ठीक है, ऊपर की तरफ भागता। तो ये हो जाता y = x⁴, ठीक है। अब ऐसे ही आप x की जो पावर है, इवन पावर को अगर आप बढ़ाते जाएंगे ना, तो ये ग्राफ और ऊपर की तरफ फोल्ड होता ही चला जाएगा। बात समझ रहे, जैसे कि एक कमल का फूल समझ लीजिए, है ना। और जैसे ही हम पावर को बढ़ाएंगे तो ये ऊपर की तरफ क्लोज होता चला जाएगा। तो अगर हम नेक्स्ट टाइम अगर आपसे बोले कि y = x⁴ भी आप बोलिए ना, तब भी ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा, और ये क्या होगा और अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए एक और बेसिक ग्राफ, x³ की बात करें तो x³ का हम समझ सकते हैं कैसे, x - 0 का होल क्यूब। तो देखिए यहाँ जो x की वैल्यू है ना वो 1 नहीं है, 0। x की वैल्यू जो होगी, x की वैल्यू जो 0 होगी, 1 नहीं 3 0 है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि इसका जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा होगा, और आपका x = 0 या ऐसा रहा, और यहाँ पे 1 0 नहीं है, कितने 0 है भाई, 3 0 है, ठीक है। तो देखिए चूंकि x = 0 जो है आया है किससे, ऑड ब्रैकेट से, तो यहाँ पर प्लस होगा, और ऑड ब्रैकेट से आने की वजह से ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो अब क्या है, हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस साइड में ग्राफ ऊपर की साइड रहेगा, और इस साइड में ग्राफ नीचे की साइड रहेगा। तो इसे कुछ हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया y = x³ का ग्राफ, है ना। अब देखिए अगर आप इसमें क्या करेंगे ना, इसका जो पावर अगर आप बढ़ाएंगे, मतलब कि x⁵ कर दें, x⁷ कर दें, तो भी ये ग्राफ क्या करेगा, ऊपर की तरफ भागेगा। तो देखिए अगर मान लेते हैं कि x⁵ की बात करें, तो ये इधर से ऊपर और इधर से इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा y = x⁵ की ग्राफ। तो कल को अगर मैं
y बराबर एक्स के पावर कुछ भी अगर ऑड में दिया हो तो आप आसानी से इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, और ये धीरे धीरे जितना पावर हम बढ़ाते जाएंगे ऑड में, तो ये इतना धीरे धीरे उतना ही ऊपर की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं सेट की। ठीक है, कि सेट होता क्या है। आपने पढ़ा ही होगा कुछ सेट के बारे में 11th में। यहाँ हम लोग फिर से एक छोटा सा रिव्यू देख लेते हैं। सेट, ठीक है, सेट होता है क्या है, पहले थोड़ी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, तो डेफिनेशन में लिखिएगा, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, है ना। तो देखिए, सेट आपका जो होता है ना, सेट आपका क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स या कुछ भी ऐसा हो जो वेल डिफाइंड हो, तो उसके कलेक्शन को हम जो है सेट कहते हैं। बात समझ रहे हैं। तो सेट का जो इसका बेसिक जो डेफिनेशन है ना, ये है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो वेल डिफाइंड हो, अगर हम उसके कलेक्शन की बात करें तो हम उसे क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। तो जैसे देखिए, अब वेल डिफाइंड की बात होती है, तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। वेल डिफाइंड का मतलब ये हो गया कि अगर हम बातें कहें जैसे कि स्टूडेंट्स with more than 70% मार्क्स, ठीक है। और अगर हम एक और स्टेटमेंट लें और इसमें हम लिख दें स्मार्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए, इसमें मैंने दो स्टेटमेंट दिया है, इसमें एक स्टेटमेंट जो है वेल डिफाइंड है, जबकि दूसरा जो है वेल डिफाइंड नहीं है। तो अगर हम इसकी बात करें, क्या स्मार्ट स्टूडेंट जो है, क्या ये वेल डिफाइंड है, तो नहीं भाई, ये वेल डिफाइंड नहीं है। स्मार्ट स्टूडेंट को हम वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे, उससे बेहतर तरीके से डिफाइंड ये ऊपर वाला है। वैसे स्टूडेंट्स जिनका मार्क्स जो है 70% से एबव है, तो इस तरह का अगर आप स्टेटमेंट देखें जो आपको एग्जैक्ट और क्लियर मतलब बताए, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड है, और इसके ऑब्जेक्ट को हम सेट कह सकते हैं। ठीक है, तो और स्मार्ट स्टूडेंट्स को हम वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं इसको आप लिख सकते हैं डेफिनेशन शुड बी क्लियर so that we can say that for any object that belongs to a set or not। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको ऐसा होना चाहिए जो एकदम क्लियर होना चाहिए, जिससे हम उसके बारे में ये बात कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है आपके सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता है। चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम बोलें कि एस मेरा एक सेट है जो है प्राइम नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, तो देखिए, इस सेट के एलिमेंट जो है क्या क्या हो जाएंगे, आपको हो जाएंगे 2, ठीक है, और 3 और 5, ठीक है, और 7। तो ये जो सेट है ना आपका, आपको ये जो है आपका एक वेल डिफाइंड सेट है। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का सेट है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है ये, तो इसे हम सेट कह सकते हैं। ठीक है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन हो गया, तो इसे आप सेट कह सकते हैं। जल्दी से लिख लीजिए, कर लेते हैं रिलेशन क्या होता है। रिलेशन, ठीक है, तो रिलेशन होता है, रिलेशन इज अ रूल written as R A to
बी which relates elements of A with elements of B, where A and B are two non-empty sets। ठीक है, तो रिलेशन क्या है? रिलेशन सिंपल सा एक रूल बना दिया जाता है जो क्या करता है, जैसे लिखते हैं हम रिलेशन A to B which relates element of A with element of B where A and B are non-empty sets। ठीक है, तो इसे हम रिलेट करने का तरीका है, हम इसे चार तरह से रिलेट करते हैं। पहले इतना लिख लीजिए। देखिए, रिलेशन भी आपको चार तरह का देखने का मिल जाएगा। आपको पहला हो जाएगा 1 2 1। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपको 1 2 मेनी। ठीक है, तीसरा जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा मेनी टू 1, और चौथा जो आपका हो जाएगा मेनी मेनी। ठीक है, अब 2 रहने दीजिए, अभी इसमें सिर्फ आप लिख लीजिए 1 1, है ना, 1 मेनी मेनी 1 और मेनी मेनी। ठीक है, तो देखिए आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। हम यहाँ क्या करते हैं कि 2 सेट ले लेते हैं। ठीक है, और 1 1 का मतलब हुआ कि एलिमेंट ऑफ ए का कनेक्शन जो है एलिमेंट ऑफ बी से, एक का कनेक्शन एलिमेंट ऑफ बी के एक ही एलिमेंट से होगा। ठीक है, तो ये देखिए आपको अगर एरो के डेफिनेशन से समझाएं तो एलिमेंट ऑफ ए में जो तीर है एलिमेंट ऑफ बी को लगेगा, तो एक का तीर एक को ही लग रहा है। देखिए एक का तीर एक को लग रहा है, तो इसका मतलब हुआ 1 1, है ना। अगर इसी तरह से आपको हम ऐसा कुछ ले लें कि रिलेशन अगर मानते हैं कि रिलेशन आपका है ए स्क्वायर बराबर बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर बी का मतलब हुआ, देखिए ए जो है ना ये आपको सेट ए का एलिमेंट है और बी जो है सेट बी का एलिमेंट है ना। तो यहाँ पे अगर हम ले लें, मान लेते हैं 1 ले लें, 2 ले लें और 3 ले लें। देखिए 1 लिया मैंने, ए लिया, ठीक है ना, तो ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर जो करेंगे वो मिलेगा हमें कहाँ, बी में। तो ए अगर 1 है तो इसका जो स्क्वायर होगा वो होगा आपको 1, तो ये मिल गया यहाँ। ठीक है, अब जैसे कि ए का स्क्वायर अगर हम करें और बी में मिले, तो अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो यहाँ मिल जाएगा हमें 4। ठीक है, और अगर हम 3 का स्क्वायर करें तो यहाँ हमें मिल जाएगा क्या, 9 मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम 1 मेनी की बात करें तो 1 मेनी में भी हम क्या कर सकते हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट हम ए और बी ले सकते हैं, और इसमें रिलेशन हम ले सकते हैं ए इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें इस तरह, मतलब 1 में नहीं है ना, तो इसमें एक और इसमें एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर हम 1 ले लें, ठीक है, तो 1 अगर हम लेते हैं तो देखिए बी, जैसे कि हम ये ले लें आपको 2 ले लें। ठीक है, तो अगर ये 2 लेते हैं ना, तो देखिए बी स्क्वायर होना है ए के बराबर, बी स्क्वायर जो है ए के बराबर होना है। तो देखिए ये आपको हो जाएगा ए जो है ना वो बराबर है बी स्क्वायर के, तो बी अगर आपका 2 रहे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, देखिए इसका जब हम स्क्वायर लेंगे 2 का स्क्वायर तो ये मिलेगा 4। अगर यही -2 भी रहेगा ना तो -2 का भी स्क्वायर जो है 4 मिलेगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो यानी कि क्या हुआ कि एलिमेंट ऑफ ए जो है, तो ए के एलिमेंट का एक मेंबर बी के एलिमेंट के 2 मेंबर से कनेक्टेड है। अगर इसी तरह हम 9 की बात करें तो इसके लिए भी 2 लोग आएंगे, 3 और -3। तो देखिए 3 का भी अगर हम स्क्वायर ले लें तो ये मिलेगा कहाँ, ए में, और ये है आपका क्या 9। ठीक है, और अगर हम -3 का भी स्क्वायर ले लें
तब भी ये यहाँ पे आपको 9a में मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया ना कि इसमें जो है कि a का एक एलिमेंट b के दो एलिमेंट से या दो से ज्यादा एलिमेंट से कनेक्टेड है, यानी कि वन का जो है इधर वाले में एक से ज्यादा में लग रहा है, तो इसका हम कहेंगे वन मेनी। ठीक है, वन मेनी रिलेशन ही हो जाएगा। जहां आप ये बात समझिए कि ये जो ए है ना, ये ए बिलोंग करे, ये ए क्या है, एलिमेंट है कहाँ का भाई, सेट ए का, और बी जो है एलिमेंट है कहाँ का, सेट बी का। ठीक है, अच्छा अगर हम मेनी वन की बात करें तो देखिए मेनी वन आपका फिर से एक ले लेते हैं। ठीक है, मेनी वन में आपका हो जाएगा कि इधर क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा का तीर इधर को सिर्फ एक ही को लगेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आप यहां अगर आप फिर से ए स्क्वायर इक्वल आप बी ले लें, रिलेशन ए स्क्वायर बराबर बी, तो देखिए अगर हम वन बोले या फिर -1 बोले, तो देखिए वन का स्क्वायर वन ही होगा। ठीक है, और अगर -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या होगा, वन होगा। इसी तरह अगर हम 2 ले लें और -2 ले लें, तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, और -2 का भी स्क्वायर क्या होगा, 4। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि सेट ए के, ठीक है ना, एक से ज्यादा एलिमेंट का जो एरो है ना, सेट बी के सिर्फ एक ही एलिमेंट के एलिमेंट को लग रहा है। ठीक है ना, तो मेनी मतलब मेनी का मतलब हुआ कि एक से ज्यादा इधर, और वन का मतलब हुआ इधर सिर्फ एक ही होना चाहिए। एक या मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट का जो एरो है इधर के सिर्फ एक ही एलिमेंट को लगे, तो इस तरह का जो रिलेशन आपको कहलाएगा, ये जो आपका हो जाएगा मेनी टू वन हो जाएगा, है ना। एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसा, और इसको रिलेशन कह देते हैं ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि इधर के एक से ज्यादा एलिमेंट का एरो जो तीर है इधर के भी एक से ज्यादा एलिमेंट को लगे, तो अगर ऐसा हो रहा होगा ना तो उसे हम मेनी मेनी कहेंगे। तो इसके एग्जांपल में अगर हम बात करें 1 -1, ठीक है ना, तो देखिए 1 का जो स्क्वायर है इसके स्क्वायर के बराबर होगा। देखिए तो इधर हम 1 ले सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर दोनों इक्वल होगा। ठीक है ना, और 1 का स्क्वायर इधर अगर हम बात करें तो -1 के स्क्वायर के भी बराबर होगा। इसी तरह -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर ये भी दोनों क्या होगा भाई, बराबर होगा। तो देखिए इधर एक से ज्यादा एलिमेंट का तीर इधर के एक से ज्यादा एलिमेंट को लग रहा है, तो इस तरह के जो रिलेशन को हम कहेंगे ये कहलाएगा मेनी टू वन, है ना। और इसी तरह से एक और एग्जांपल -2 और 2 के साथ ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और -2, तो इसका एरो इसको लग जाएगा, इसका इसको लग जाएगा, इसको इसको, और इसका इधर लग जाएगा। तो इधर क्या हो रहा है कि दो एक से ज्यादा एलिमेंट का तीर इधर के एक से ज्यादा एलिमेंट को लग रहा है, तो इस तरह के रिलेशन को क्या कहेंगे भाई, मेनी टू वन कहेंगे। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए भाई ये जो हमने जो इस तरह को डिफाइन किया है ना, इस तरह के मेथड से, जैसे ये एरो बनाकर ये सेट बनाकर जो मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो इसे हम जो है इसे हम मैपिंग मेथड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग फंक्शन की बात करेंगे। फंक्शन क्या होता है, चलिए अब हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, फंक्शन को डिफाइन करने से पहले थोड़ा इसके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है ना।
देखिए तो फंक्शन क्या होता है, मैंने यहाँ लिखा है इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं सच दैट फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए देयर इज अ यूनिक एलिमेंट इन बी, एलिमेंट ए के हर एक एलिमेंट के लिए बी में एक यूनिक एलिमेंट मिलता हो, तो इस तरह के एसोसिएशन को हम जो है फंक्शन कहते हैं, है ना। तो ये इसका जो बेसिक डेफिनेशन है, जल्दी से इसे लिख लीजिए। चलिए भाई, तो ये तो हो गई पहली बात, ठीक है। अब दूसरी बात लिख लेते हैं हम। देखिए फंक्शन का कुछ और सिनोनिम्स भी होते हैं। सिनोनिम्स आप जानते होंगे, जो पर्यायवाची शब्द कहते हैं, है ना। तो फंक्शन का आपको और नाम मिल जाएगा जिसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है। और इसका एक और भी नाम होता है जिसको बोलते हैं मैपिंग, ठीक है। तो मैपिंग भी जो है आपका फंक्शन ही होता है, और कहीं कहीं पे इसको आप कॉरस्पॉन्डेंस से भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शन बोले, कॉरस्पॉन्डेंस बोले, मैपिंग बोले, ये सब एक ही बात है, जिसमें दो बातें जो जो दो नाम है ना वो पॉपुलर है, एक फंक्शन और दूसरा मैपिंग। जल्दी से लिखिए। तीसरा इसके रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ ए टू बी। ये तो आपको लिखने का तरीका हो गया, इसको पढ़ने का तरीका हो गया, एफ ए इंटू बी, है ना। इसको इस तरह से पढ़ते हैं। चलिए जल्दी जल्दी नोट करते चलिए भाई। देखिए भाई, इसमें जो है ना आपको फंक्शन जो हमने लिखने का तरीका आपको बता दिया कि हम इसे कैसे लिखते हैं। तो इसमें जो ए होता है ना, सेट ए जो होता है, ये आपका होता है क्या, ये होता है डोमेन, ठीक है। और जो सेट बी होता है ना, इसे हम कहते हैं को डोमेन, ठीक है। तो यहां से एक बात और निकल कर आती है, ठीक है। तो देखिए फोर्थ पॉइंट पे लिखिएगा, इनपुट, इनपुट जो होता है ना वो होता है डोमेन, ठीक है। और आपका जो आउटपुट जो होता है ना, ये जो है ये नहीं होता है आपका को डोमेन, ठीक है। देखिए अगर हम कुछ इनपुट दे रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे, ठीक है। और उसका जो आउटपुट निकल के आएगा ना, तो उसे हम को डोमेन नहीं बोलेंगे भाई, ठीक है। बात समझ रहे हैं। तो आउटपुट को बोलेंगे क्या, तो आउटपुट जो होता है वो बराबर होता है रेंज के, ठीक है। इसे हम आगे समझेंगे, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। देखिए इसे समझते हैं। चलिए फिफ्थ पॉइंट लिखिएगा, फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल एफ एक्स, ठीक है। फंक्शन को हम इस तरह से y से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस वन। तो देखिए ये जो एफ एक्स है ना, x और y को आपस में क्या करता है भाई, रिलेट करता है। तो हमने एक फंक्शन लिया है x प्लस वन। तो देखिए यहाँ होगा क्या, हम मान लेते हैं दो नॉन एम्प्टी सेट ले लेते हैं, ठीक है। तो दो नॉन एम्प्टी सेट ले लें, और एक a इंटू बी जो फंक्शन है ना, a इंटू बी जो फंक्शन है आपका एफ एक्स, तो कुछ इस तरह से रिलेटेड है कि अगर आप यहाँ x
जो भी देंगे तो y जो है x प्लस 1 बन के इधर को आएगा। तो देखिए x जो भी होगा ना आपका सेट A से होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन होगा, ठीक है। और y जो भी होगा ना ये सेट B में पाया जाएगा। तो देखिए होता क्या है ना कि जैसे कि अभी हमने ये एक एग्जांपल लिया, मान लेते हैं कि मैंने 1 लिया, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो y जो मेरा है 1 प्लस 1 2 निकल कर आएगा भाई, ठीक है। अगर x अगर मान ले जैसे कि 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, ठीक है, और 5 भी ले ले, और यहां ले ले 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखिए मेरे पास दो सेट दिए हुए थे 1 2 3 4 5 जो कि सेट एलिमेंट ऑफ सेट ए है, और दूसरा सेट जो है ये है सेट बी जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो फंक्शन जो कहा जो ए और बी को आपस में एक दूसरे से एक रिलेशन बना रहा है, तो फंक्शन इस तरह का रिलेशन है कि जैसे कि अगर हम x यहां से उठाएं तो y हमारा b में मिलना चाहिए। तो देखिए x अगर हम 1 उठाएंगे तो b में क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 2 मिलेगा। अगर 2 उठाते हैं तो हमें 3 मिलेगा, अगर 3 लेते हैं तो हमें 4 मिलेगा, अगर 4 लेते हैं तो हमें 5, और 5 अगर लेते हैं ना तो हमें 6 मिलेगा। बात समझ रहे? तो देखिए यहाँ क्या है ना कि एलिमेंट ऑफ ए जो है सारे के सारे एलिमेंट हमने यूज कर लिए, और मैंने बेसिक डेफिनेशन में भी बोला था कि ईच एलिमेंट ऑफ ए एलिमेंट ए का हर एलिमेंट जो है वो एसोसिएट होना चाहिए बी के एलिमेंट से, बट बी के ईच एलिमेंट की मैंने बात नहीं की थी, ठीक है। तो देखिए जो ऑलरेडी पहले से आपका दिया हुआ था ये टोटल एलिमेंट 1 से लेके 6 तक, ये टोटल एलिमेंट जो क्या थे ये कोडेमन थे, ठीक है। तो बाकी ये जिनको एरो लगा है ना, जिनको ये एरो लगा है, तो देखिए ये एरो वाले जो है ना ये आपके क्या है, रेंज है, ठीक है। अब ये अगर टोटल की बात करें तो टोटल आपका क्या है, कोडोमेन। तो देखिए यहां से क्या है ना ये बात साफ हो गया कि आपका जो रेंज जो होता है ना, रेंज छोटा या बराबर होता है भाई, रेंज हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा किससे, को डोमेन से। बात समझ रहे हैं, है ना। और दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए अब इसमें क्या है ना कि ये जो है आपका रेंज हमेशा क्या है, छोटा होगा या बराबर होगा कोडोमेन से, ये तो आप समझ गए। तो भाई ये बताइए कि ये जो फंक्शन है ये किस तरह का फंक्शन है। तो हम देख रहे हैं कि एक का तीर एक को लगा है ना। तो ये जो फंक्शन हुआ ये 1 1 2 1 फंक्शन है, 1 to 1 फंक्शन है, ठीक है। अच्छा तो ये देखिए अब जैसे कि क्या हुआ कि मैंने क्या हुआ कि ए के तो सारे एलिमेंट को यूज करना ही था, है ना, बट यहाँ बी में क्या है ना एक एलिमेंट जो है लेफ्ट रह गया, तो एक एलिमेंट छूट गया, यानी कि इसका यूज नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका यूज नहीं हुआ तो मैंने यहाँ क्या किया, क्रॉस लगा दिया। क्रॉस को हम मैथमेटिक्स में एक और भी नाम कहते हैं जो इनटू होता है। तो देखिए ये बकवास सी बात आपको जरूर लगेगी, मगर इससे आपको आसानी से समझ में आएगा और ये हमेशा याद रहने वाला है। हमने क्रॉस लगाया, इसका मतलब हम क्या समझेंगे, इनटू समझेंगे, और यहां हम लिख देंगे कि 1 to 1 इनटू फंक्शन। मतलब कि अगर बी का कोई भी एलिमेंट छूट गया ना तो वो जो होगा 1 to 1 इनटू फंक्शन कहलाएगा, है ना। और अगर यही एलिमेंट मान लेते कि ये 1 यहां दिया ही नहीं रहता तो उस केस में क्या होता कि आपका जो रेंज है ना वो बराबर हो जाता कोडोमेन के, ठीक है। और उस केस में ये जो फंक्शन कहलाता वो कहलाता 1 to 1 ऑन्टो फंक्शन कहलाता, ठीक है, ऑन्टो, है ना। अगर एक भी छूट गया, क्रॉस लग गया, मतलब कि 1 to 1 इनटू हो गया, और अगर एक मतलब कोई छूटता नहीं है, सबका हमने यूज कर लिया, तो 1 to 1 क्या हो जाएगा भाई, ऑन्टो हो जाएगा। देखिए अभी हम 1 to 1 बोल रहे हैं, आगे में और भी आ सकता है, मेनी टू 1 भी आ सकता है। तो अभी हम एक सिंपल सा बेसिक मैंने एग्जाम्पल लिया है और इसको आपको समझाया है, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। देखिए ये जो मैंने मेथड आपको समझाया ना, तो ये जो मेथड था, एक्चुअली दो मेथड होते हैं फंक्शन को डिफाइन करने के। तो ये जो मेथड था ना आपका, ये आपका मेथड था मैपिंग मेथड, ठीक है। एक और मेथड होता है ऑर्डर्ड पेयर मेथड, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर मेथड में हम क्या करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर मेथड में जैसे कि हम ऐसे लिखते हैं फंक्शन, ठीक है,
और इसको हम एक सेट में ले लेते हैं, तो देखिए 1 का 2 से, तो इसे हम लिखेंगे 1 2, ठीक है, दूसरा है 2 3 और तीसरा है 3 4, ठीक है, और फिर है 4 5 और 5 6, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे ना तो हम इसे कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर मेथड। तो अगर फंक्शन इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है तो एफ इनवर्स यानी कि इनवर्स फंक्शन भी इसका डिफाइन होना चाहिए, इनवर्स फंक्शन भी होना चाहिए। तो इनवर्स फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इन सारे एलिमेंट को रिवर्स कर देंगे। तो 2 1 3 2 4 3, है ना, 5 4 और 6 5, है ना। तो ये हो गया एफ इनवर्स। बट एक बात समझिए, देखिए ये भी फंक्शन, मगर ये फंक्शन जो है ये तो डिफाइंड है, बट दिस इज नॉट डिफाइंड, है ना। अब ये क्यों नहीं डिफाइंड है, हम इसको भी बताएंगे। हाँ, एक चीज और मैंने आपको बताना रह गया कि देखिए ये जो रेंज आपका है ना, ये आपको अगर मान लेते हैं कि अगर हम बीच में मिरर एक यहां पर लगा दें, तो मिरर क्या होगा कि 1 जो है ना अगर इधर है तो इसको अपनी इमेज इधर इधर जो दिख रही होगी वो क्या होगा 2 को जो अपनी इमेज दिख रही होगी वो होगा 3, और 3 जो होगा उसको अपनी इमेज 4 को इमेज अपनी दिख रही होगी 5, और 5 को अपनी इमेज क्या दिख रही होगी 6। तो ये जो रेंज है ना इसका दूसरा नाम भी है, और इसके नाम को कहते हैं इमेजेस, ठीक है ना। तो अगर आपको रेंज बोले या इमेज बोले, आपको एक ही चीज समझना है कि रेंज और इमेज क्या होता है भाई, एक ही बात होता है। अच्छा, तो इतना आप लोग लिख लीजिए, और ये क्यों नहीं डिफाइंड हुआ है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।